ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम प्रस्तुत वीडियो में एकांकी रत्नाकर में संकलित जो दूसरी एकांकी है तौलिए और जिसके एकांकीकार है लेखक है उपेंद्र नाथ अस्क, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और जिस कंटेंट की या विषय वस्तु की आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये कंटेंट महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हिंदी लिटरेचर सेकंड क्वेश्चन पेपर में ये कंटेंट या विषय वस्तु सम्मिलित है। तो प्रस्तुत वीडियो को बीए प्रथम वर्ष की प्रिय छात्राओं ध्यान से इसको देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें और तत्पश्चात या तदुपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। तो आज हम जिस बिंदु पर, जिस टॉपिक पर आज हमारा जिस विषय पर फोकस रहेगा वो विषय है तौलिए एकांकी, जो कि एकांकी रत्नाकर जो पाठ्य पुस्तक है उसकी दूसरी एकांकी है। तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा को अंजाम देंगे, चर्चा करेंगे। और हम प्रस्तुत वीडियो में 3 बातों पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 बिंदु है प्रस्तुत एकांकी का जो लेखक है, एकांकीकार है, उसका संक्षिप्त व्यक्तित्व, कृतित्व या उनका जीवन परिचय या उनका एकांकी साहित्य में योगदान। तो प्रथम बिंदु ये रहेगा। दूसरा बिंदु प्रस्तुत एकांकी का संक्षिप्त कथासार या इसका सारांश। और नंबर 3 इस एकांकी में व्याख्या की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण गद्यावतरण या गद्यांश है उनकी हम सप्रसंग चर्चा करेंगे। तो पहले हम प्रारंभ करते हैं तौलिए एकांकी के लेखक या एकांकीकार उपेंद्र नाथ अस्क का संक्षिप्त जीवन परिचय। अस्क जी, उपेंद्र नाथ अस्क जी एकांकी लेखकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, यानी एकांकी साहित्य में इनका प्रमुख स्थान है। ये न केवल एकांकी लेखक हैं अपितु प्रसादोत्तर काल के प्रमुख समस्या नाटककार भी हैं या नाट्यकार भी हैं। इन्हें महान नाटककारों के अधिकांश नाटक पढ़कर नाटक लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई है। पदम सिंह शर्मा का कथन है अस्क जी के बारे में। पदम सिंह शर्मा लिखते हैं, अस्क जी ने जो कुछ लिखा है अपने निजी जीवन के अनुभव के बल पर लिखा है। उन्हें कथा वस्तु के लिए भटकना नहीं पड़ा है। सामान्य जीवन की चलती फिरती बातें उनके लिए विशेष उपयोगी प्रमाणित हुई हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने अस्क जी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे सेठ गोविंद दास की भांति जीवन के गहन स्तरों में तो प्रवेश नहीं करते, किंतु मध्यम वर्ग के शिक्षित नवयुवक समाज के ऊपरी धरातल की समस्याओं की उनकी पकड़ अचूक है, यानी उनकी मजबूत पकड़ है। समसामयिक समस्याओं पर उनका जबरदस्त उनकी पकड़ है। उनका निरीक्षण पर्याप्त रूप से तीखा है। उपेंद्र नाथ अस्क मजे हुए एकांकीकार एवं कहानी लेखक हैं। अस्क जी की प्रतिभा सर्वोत्मुखी है
आपने जहाँ एक और अच्छे नाटकों की रचना की है, वहीं दूसरी ओर अच्छे एकांकी भी लिखे हैं। यानी एकांकी भी इनके बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम कोटि के हैं। सामाजिक दुर्बलताओं को देखने में इनकी दृष्टि जितनी तेज है, उनका व्यंग्यात्मक चित्रण करने में इनकी लेखनी उतनी ही सशक्त है, मजबूत है। ऐसा विदित होता है कि समाज के अंतस में प्रवेश करके ये गवेषणा को पूर्ण सक्षमता से अभिव्यक्त करते हैं। अस्क जी के एकांकी रंगमंचीय गुणों से युक्त है। कहने का तात्पर्य ये है कि इनके जो एकांकी है उनको रंगमंच पे आराम से इनको खेला जा सकता है, इनको प्ले किया जा सकता है। उन्होंने कुछ रेडियो प्ले भी लिखे हैं और श्रेष्ठ नाटक भी, जिससे इनके नाटक और एकांकियों में अभिनय गुण बढ़ता ही गया है। इनके एकांकी संग्रह तूफान से पहले, चरवाहा, देवताओं की छाया में आदि हैं। इनके प्रसिद्ध एकांकियों में लक्ष्मी का स्वागत, चमत्कार, पापी आदि को लिया जा सकता है। अस्क जी का एकांकी साहित्य दो प्रकार का है, सामाजिक एकांकी और प्रहसन। सामाजिक एकांकियों में मध्यम वर्गीय पारिवारिक जीवन की विविध झांकियां प्रस्तुत करने के साथ ही जीवन की क्रूतियों पर बड़ा प्रभावशाली प्रहार किया गया है, व्यंग किया है। दहेज, रूढ़िवादिता, सामाजिक नेतागिरी, पाश्चात्य संस्कृति की खोखली नकल जैसे विषयों को अस्क जी ने चुना है। अधिकार का रक्षक, लक्ष्मी का स्वागत, देवताओं की छाया में, अंधी गली के 8 एकांकी, तूफान से पहले जैसे एकांकी इस वर्ग के हैं। ये सामाजिक एकांकी है। इनके फैशन लिखने में अस्क जी को महारत हासिल है, अच्छी पकड़ है इनकी। कहा जा सकता है कि हिंदी एकांक की जगत में सफल प्रहसन लिखने वाले एकमात्र लेखक अस्क जी ही हैं। जीवन की वेदना, तड़फ, समस्याओं तथा मानव चरित्र की विभिन्नताओं व विशेषताओं को हास्य के कलेवर में बांधकर एकांकी के रूप में ढालने में अस्क जी अद्वितीय है। इनके सामने कोई दूसरा नहीं है। पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैसा साहब इसी आया, बतसिया, जोंक, मस्केबाजी का स्वर्ग, कस्बे के क्रिकेट का उद्घाटन आदि इस वर्ग की सफल कृतियां हैं। ये अच्छे प्रहसन हैं। अस्क जी की एकांकी कला की अनेक विशेषताएं हैं। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है कि अस्क जी ने हिंदी एकांकी कला को पाश्चात्य तकनीक से नया निखार देते हुए उसे यथार्थवाद की ठोस अनुभूतियों से संपन्न बनाया है। उसकी अपरिपक्वता को दूर करके उसे अपनी गहन प्रतिभा एवं व्यापक अध्ययन के बल पर उसमें पाश्चात्य एकांकियों की सी परिपक्वता एवं प्रौढ़ता लाने का प्रयास किया है। उसे अपने समाज के परिवेश एवं अपनी दैनंदिन समस्याओं से संबद्ध करके उसको स्थानीय प्रभाव से संपन्न बनाया है। उसमें मानव हृदय, विशेषता नारी हृदय का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। उसे हल्के हास्य रस से परिपूर्ण करके मनोरंजक भी बनाया है। उसमें समाज की विषमताओं एवं विद्रूपताओं का चित्रण करके समाज को कृत्रिमताओं और आडंबरों से बचने की सलाह दी है। उसमें मध्यम वर्ग के क्रंदन, प्रेम, घृणा, विषाद, हर्ष, वियोग, संयोग आदि के चित्र अंकित करके समाज को यथार्थ स्थिति से अवगत कराया है। उसमें विभिन्न प्रतीकों की गहराइयों से परिचित कराया है। उसमें समाज की रूढ़ियों, संकीर्णताओं एवं वर्जनाओं से ग्रस्त मानव जीवन की छटपटाहट को अंकित किया है। वर्जनाओं का तात्पर्य होता है ऐसा नहीं करना चाहिए।
उसमें दो विरोधी तत्वों को लेकर आंतरिक पक्ष के तीव्र संघर्ष का चित्रण किया है और एक जागरूक सूक्ष्म दृष्टा की भांति समाज की कमजोरियों को निरख कर उन्हें प्रभावशाली ढंग से रंगमंच पर प्रस्तुत करने की नई नई पद्धतियों का विकास किया है। इसी कारण अस्क जी क्रमशः बहिर्मुखी बनते चले गए हैं और उनकी कला भी नए नए प्रयोगों, नई नई पद्धतियों, नई नई प्रतिपादन शैलियों, नए नए शिल्पों, नई नई तकनीकी विशेषताओं, नए नए रंगमंचीय प्रभावों, नई नई वास्तुकला संबंधी बारीकियों आदि के कारण प्रौढ़ एवं प्रांजल दिखाई देती है। तो ये कुछ इनकी एकांकी कला या इनका एकांकी क्षेत्र में जो विशेष योगदान है उसका मैंने आपके सामने वर्णन प्रस्तुत किया है। अब हम प्रस्तुत एकांकी का संक्षिप्त परिचय जानने का प्रयास करते हैं। एकांकी रत्नाकर में संकलित उपेंद्रनाथ अस्क के एकांकी तौलिए को स्थान दिया गया है। ये एकांकी रत्नाकर की प्रमुख एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी तौलिए में अस्क जी की स्थापना है कि व्यवहारगत कृत्रिमता मनुष्य के स्वतंत्र विकास में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर देती है। पति पत्नी का संबंध बड़ा घनिष्ठतम और अनौपचारिक संबंध है। इससे ज़्यादा नज़दीकी संबंध और क्या हो सकता है। यानी पति और पत्नी के बीच में किसी तरह का कोई भी विरोधाभास नहीं होता है, कोई दूरी नहीं होती है, यानी दूरियां बिल्कुल सिमट जाती हैं। किंतु जब इसी के बीच में अनेक कृत्रिमताएं एवं औपचारिकताएं आ जाए तो जीवन का सारा रस निचुड़ने लगता है और मनुष्य की स्वतंत्रता बाधित होने लगती है। तौलिए एकांकी में मधु व बसंत इसके प्रमाण हैं। इसके प्रमुख पात्र है बसंत और मधु। स्वच्छंद प्रकृति के व्यक्ति बसंत के जीवन में मधु का शिष्टाचारगत अतिरेक व अनावश्यक औपचारिकता कलह को जन्म देती है। मधु स्वच्छंद नहीं है, नियंत्रित है। उसमें जो शिष्टाचार है वह बनावटी है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। बसंत में सादगी, स्वच्छंदता और अनौपचारिकता है। मधु के व्यवहार की कृत्रिमता वसंत के स्वच्छंद जीवन की बाधा बन जाती है, उसको स्वच्छंद विचरण नहीं करने देती है। मधु के व्यक्तित्व में अधिक सफाई पसंदगी, व्यवस्था प्रियता और कृत्रिम शिष्टाचारी भावना इतनी अधिक है कि वह वसंत का दूसरे तौलिए से मुंह पोंछ लेना उसके मानस में तनाव पैदा कर देता है। तो एकांकी में मधु और बसंत के माध्यम से लेखक ने यही प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि बनावटी शिष्टाचार व्यक्ति की स्वच्छंदता में तो बाधा उत्पन्न करता ही है, उसके प्रेम संबंधों के बीच भी विकृति उत्पन्न कर देता है। इस एकांकी में आए तनाव व द्वंद्व को लेखक ने बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से सुलझाने का प्रयास किया है, जिसमें वह सफल भी हुआ है। तो एक छोटी सी घटना, केवल दूसरे तौलिए से मुंह पोंछ लेना मधु को गवारा नहीं हुआ। एक समसामयिक जो घटना है उसको लेकर के उपेंद्रनाथ अस्क ने इस एकांकी का ताना बाना बुना है। तो समसामयिक जीवन में जो कृत्रिमता है, औपचारिकता है, उसको इस एकांकी के माध्यम से चित्रित किया है कि किस तरह क्या है दाम्पत्य जीवन में दरार उत्पन्न हो जाती है। तो इस
एकांकी को पढ़कर हम वर्तमान परिवेश की जो दाम्पत्य जीवन है उसको हम बखूबी देख सकते हैं। तो अब हम प्रस्तुत एकांकी के जो हमारा जो तीसरा बिंदु है, हमारा तीसरे बिंदु पर जो फोकस रहेगा वो है इस एकांकी में जो महत्वपूर्ण प्रमुख जो गद्यांश है, जो व्याख्या की दृष्टि से या यूँ कहें कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनकी हम अब सप्रश्न व्याख्याएँ करेंगे। तो पहला जो गद्यांश है उसको हम पढ़ते हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ इसमें दोष क्या है? जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों ने 10-10 तौलिए रखें? कल भगवान ने करे हम इस योग न रहें तो मैं आपको दिखा दूं किस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है। तौलिए ने सही, खादी के अंगोछे सही, किसी पुरानी धुरानी पर उजली चादर या धोती के टुकड़े सही कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पोंछा हो उससे किस तरह कोई अपना शरीर पोंछ सकता है। तो ये महत्वपूर्ण गद्यांश है। तो अब हम इस गद्यांश का व्याख्या की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से गद्यांश महत्वपूर्ण है। अब हम इस गद्यांश का जो व्याख्या के 4 सोपान है उसके आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर जो एकांकी संकलन है उसमें संकलित उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित या लिखित एकांकी तौलिए एकांकी शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में बसंत और मधु के बीच तौलियों को लेकर बातचीत चलती है। बसंत कहता है कि तुम हर काम के लिए अलग अलग तौलिए रखने के लिए बात करती हो। तब मधु तौलिए के संबंध में बतलाती है, कहती है, क्या कहती है? अगला जो व्याख्या का सोपान है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में मधु कहती है, किससे कहती है? वसंत से ये कहती है कि मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग तौलिए रखने में क्या दोष है, क्या बुराई है, अथवा कौन सी बुराई है। ये तो स्वच्छता की दृष्टि से अति आवश्यक है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग क्या है तौलिए रखने चाहिए, अलग अलग व्यक्ति का तौलिया अलग होना चाहिए। फिर उसके साथ यह भी चिंतन जुड़ा हुआ है कि जब हम अलग अलग उपयोग के लिए तौलिए खरीद सकते हैं, हमें सामर्थ्य है खरीदने की, तो क्यों नहीं 10-10 तौलिए खरीदें और उन्हें रखें। एक बार ही क्या है हम तौलिए खरीद लें। कल का क्या पता है, कल क्या है हमारी स्थिति बिगड़ जाए, हम गरीबी के शिकार हो जाएं। भगवान ने करे कि हम इस योग न रहें कि समय के बदलने पर एक भी तौलिया खरीदने की सामर्थ्य हमें न रहे। उस समय भी मैं तुम्हें यह बात बतला सकूं कि गरीबी के दिनों में भी किस तरह से सफाई रखी जा सकती है, क्योंकि ये वर्तमान के तौलिए उस समय हमारे काम आ सकते हैं। तौलिए के संबंध में यह आवश्यक नहीं है कि वे बाजार से ही खरीदे हुए हो।
तौलिए ने सही, खादी के अंगोछे ही सही, या फिर किसी पुरानी साफ चादर या धोती के टुकड़े ही सही, कुछ भी समय के अनुसार तौलिए के रूप में रखा जा सकता है। लेकिन जिस तौलिए से दूसरे ने अपना बदन पोंछा हो, इस्तेमाल किया हो, उस तौलिए से किस तरह दूसरा आदमी अपना शरीर पोंछ सकता है? नहीं पोंछना चाहिए, क्योंकि उसकी गंदगी उसमें प्रवेश कर जाएगी, उसके जो कीटाणु हैं, वायरस है, वो उसमें एंटर कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे और वो बीमार पड़ जाएगा। अतः प्रत्येक कार्य और प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वच्छता की दृष्टि से अलग अलग तौलिए होने चाहिए। ये मधु का सुझाव है। अब हम इस गद्यांश की या इस गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं। उक्त गद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश में तथाकथित संस्कारों वाले सभ्य परिवार में पली मधु का दृष्टिकोण तौलिए के उपयोग के संबंध में स्पष्ट है, क्लियर है बिल्कुल। वो स्वच्छता प्रिय है, स्वच्छता को पसंद करती है। मधु की दूरदर्शिता और स्वच्छता संबंधी विचार प्रस्तुत गद्यांश में द्रष्टव्य है, देखने योग्य है। और गद्यांश की भाषा शैली विवेचनात्मक, सहज, सरल, सुबोध और लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अगला हम जो गद्यांश है उसको पहले हम पढ़ते हैं और तत्पश्चात फिर उसका क्या है, हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने भावों को छिपा लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारी नफरत, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी सारी भावनाएं तुम्हारे चेहरे पर झलक आती है। तुम्हें मेरी आदतें बुरी लगती हैं, पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। अपने बारे में, अपनी आदतों के बारे में सब कुछ बता दिया था। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर, जो एकांकी संकलन है, एकांकी संग्रह है, एकांकी रत्नाकर में संकलित उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित एकांकी तौलिए से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। और ये एकांकी समसामयिक घटना पर आधारित है। इसमें आधुनिक जो दाम्पत्य जीवन है उस पर व्यंग किया है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का, या यूँ कहे कि इसका प्रसंग है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में मधु बात बात पर अपने पति बसंत को टोकती रहती है और उसे तौलिए का उचित उपयोग करने के लिए कहती है। इसी प्रसंग में उन दोनों में प्राय कहा सुनी भी हो जाती है। यह अवतरण उसी प्रसंग में बसंत का कथन है। अब
बसंत क्या कहना चाहता है, अगला जो सोपान है व्याख्या का तीसरा सोपान भावार्थ या सरल अर्थ, उसमें हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में बसंत मधु से कहता है कि जब मैं चश्मा नहीं पहनता हूँ तो मुझे कोई भी वस्तु ठीक ढंग से नहीं दिखाई देती है, इसीलिए मैं हजामत का तौलिया नहीं देख पाया। तब मधु कहती है कि चश्मा पहनने पर भी आपको क्या दिखाई देता है। तब बसंत कहता है कि तुम नाराज होकर अपना मुंह फुला लेती हो, क्रोधित हो जाती हो, नाराज हो जाती हो। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि तुम अपने मन के भावों को चेहरे पर प्रकट कर लेती हो और छिपा नहीं पाती हो। तुम्हारे चेहरे के भावों को देखकर स्पष्ट मालूम हो जाता है कि कब तुम मुझे नफरत से देख रही हो और कब क्रोध से। तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारे चेहरे पर स्पष्ट झलकती रहती है। बसंत आवेश में कहता है कि मुझमें जितनी भी बुरी आदत हैं, बैड हैबिट्स हैं, बुरी आदत हैं, वे सब तुम्हें शादी से पहले ही मालूम थी और मैंने तुम्हें अपनी आदतों के बारे में स्पष्ट बता भी दिया था कि मुझमें ये अच्छाई है, ये बुराई है। इसी प्रकार अपने स्वभाव और आदतों के बारे में पूरी जानकारी करा लेने पर ही तुमने मुझसे शादी की थी। तो अब बात बात पर इस तरह मुंह फुलाने और घृणा का व्यवहार करने से क्या लाभ है। इसका मतलब तो यही हुआ कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको पहले ही सारी स्थिति दुरुस्त कर दी थी, बता दिया था शादी के दरमियान कि मुझमें ये क्या है अवगुण है, फिर भी आपने मेरे से शादी कर ली, तो अब मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। उसमें किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य उसको निहारते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में फैशन परस्त व्यक्ति के स्वभाव और उसकी कमजोरियों पर व्यंग किया गया है। मधु स्वयं को ऐसे सभ्य परिवार में पली बड़ी मानती है जिसमें तौलिए आदि छोटी छोटी वस्तु का भी सलीके से उपयोग किया जाता है। इस कारण वह अपने पति को उचित समय पर उचित तौलिए का उपयोग करने के लिए कहती रहती है, जबकि बसंत ऐसा नहीं कर पाता है। इसीलिए दोनों में सामंजस्य नहीं बैठता है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध, लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला तीसरा जो गद्यांश है जो व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में हम पहले इसको पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के जो 4 सोपान हैं उसके आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। अमेरिका के डॉक्टर वहीं रहे, अमेरिका के डॉक्टर वहीं रहे। एक जाट के रक्त का उन्होंने विश्लेषण किया। मालूम हुआ कि उसमें रोग का मुकाबला करने वाले कीटाणु, रोग फैलाने वाले कीटाणुओं की अपेक्षा कहीं अधिक संख्या में हैं। तब उन्होंने वहाँ के लोगों की खुराक का निरीक्षण किया। पता चला कि वे अधिकतर दही और लस्सी का प्रयोग करते हैं और दही में बहुत सी बीमारियों के कीड़ों को मारने की शक्ति है। बीमारी का मुकाबला इन नजाकतों से नहीं होता, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति पैदा करने से होता है जो रोग के आक्रमण का प्रतिरोध कर सके, मुकाबला कर सके। तो अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले इसका हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित या लिखित एकांकी तौलिए से उद्धृत है। तौलिए शीर्षक एकांकी से उद्धृत है और यह एकांकी समसामयिक घटना पर आधारित है।
अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में बसंत बतलाता है कि अमेरिका के कुछ डॉक्टर चूहा सेदन शाह गए। लंच के समय उन्हें पता चला कि गांव में कोई कुआं नहीं है। लोग जोहड़ का पानी, पोखर का पानी, तालाब का पानी पीते हैं। उस बात पर उन्होंने वहाँ परीक्षण किया। इस बात को सुनकर मधु कहती है कि तो क्या हम भी जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें? तो ये इसका प्रसंग है। अब हम इस गद्यांश का जो तीसरा जो सोपान है, भावार्थ है, उसको देखते हैं। मधु के व्यंग को सुनकर वसंत उसे अमेरिकी डॉक्टरों द्वारा वहाँ के लोगों पर किए गए परीक्षण के बारे में बतलाता है कि अमेरिका के डॉक्टर चूहा सेदन शाह से नहीं गए। उन्होंने वहीं रहकर एक जाट का परीक्षण किया जो जोहड़ का पानी ही पीता था। उन्होंने परीक्षण के आधार पर पाया कि उसमें रोग का सामना करने वाले कीटाणु, रोग फैलाने वाले कीटाणुओं की अपेक्षा कहीं अधिक संख्या में हैं। यानी रोग को रोकने वाले कीटाणु उसमें ज़्यादा थे जाट में, और जबकि रोग को फैलाने वाले कीटाणु बहुत कमज़ोर थे या कम संख्या में थे। इसके बाद उन्होंने वहाँ के लोगों की खुराक का निरीक्षण किया कि ये क्या खाते हैं, और पाया कि वहाँ के लोग अपने भोजन में अधिकतर दही और लस्सी का प्रयोग करते हैं। दही में बहुत सी बीमारियों को कीड़े मारने की शक्ति होती है जो उनकी बीमारियों से रक्षा करती है, और उसके प्रभाव से जोहड़ का पानी उनके स्वास्थ्य पर कोई भी अपना कुप्रभाव नहीं डाल पाता है। बसंत मधु को समझाता है कि बीमारी का मुकाबला इन सफाई रखने की नजाकतों से नहीं किया जा सकता। उसके लिए स्वस्थ चिंतन और दूरदर्शी सोच की आवश्यकता होती है। इसके लिए शरीर में ऐसी शांति पैदा करने की आवश्यकता होती है जो रोग के आक्रमण का मुकाबला कर सके। अब हम इस गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। उक्त गद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश में रोगों का मुकाबला करने के लिए शरीर को बाह्य स्वच्छता जितनी आवश्यक है उससे कहीं अधिक संतुलित भोजन करने की आवश्यकता है। अतः व्यक्ति को भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और स्वास्थ्य के लिए दही की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला गया है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध, लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। आज इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।